हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए 12वां क्लास होने वाला है और इन 12 क्लासों से पहले हम 11 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 11 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 11 क्लासों को आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और साथ में इस 12वें क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इस 12वें क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 12वीं क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को ध्यान से देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 4 के बाद में 27 के बाद में 16 के बाद में 125 के बाद में 36 और 36 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले मेरे भाई इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 4, तो 4 क्या है, तो 4 मेरे भाई 2 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। उसके बाद में देखिए क्या है 27, तो 27 क्या है, तो 27 मेरे भाई 3 का क्या है क्यूब है, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है 16 है, तो 16 क्या है, तो 16 है 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में क्या है 125 है, 125 क्या है, तो 125 है 5 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है 36 क्या है, तो 36 है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 36 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई नीचे जो संख्या आई है उसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए पहले क्या है स्क्वायर, उसके बाद में क्या है क्यूब है, फिर क्या है स्क्वायर है, फिर क्या है क्यूब है, फिर क्या है स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रही है स्क्वायर क्यूब के अंदर और संख्या क्या हो रही है, कंटिन्यू चल रही है। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद में क्या आएगा 7 आएगा। अब 7 का स्क्वायर करें या क्यूब करें, तो यहां पर देखिए पहले क्या हुआ स्क्वायर, उसके बाद में क्या हुआ क्यूब, उसके बाद में क्या हुआ स्क्वायर, उसके बाद में क्या हुआ क्यूब, फिर क्या हुआ स्क्वायर, तो अब क्या होगा क्यूब, यानी कि यहां पर होगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 7 का क्यूब कितना होता है। तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 343 है। अब हमें देखना है कि 343 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 343 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम आपको 2 तरीके से सोल्व करना सिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी
संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को रोककर इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए है हमारे पास दो तरीके। पहला तरीका क्या है, तो पहले तरीके से हम क्या करेंगे, इस सीरीज को अंतर के आधार पर सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ पर 6 बन रहा है, तो 4 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 4 के अंदर +2 कर दें तो 4 और 2 हो जाएगा 6। उसके बाद में देखिए 6 से कितना हो रहा है 10 से, तो 6 से 10 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 6 और 4 हो जाएगा 10। उसके बाद में देखिए 10 से कितना हो रहा है 18, तो 10 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 10 और 8 हो जाएगा 18। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 18 से यहाँ पर कितना हो रहा है 34 है, तो 18 से 34 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें यहाँ पर +16 कर दें तो 18 और 16 हो जाएगा 34 है। उसके बाद में देखिए 34 से कितना हो रहा है 66 है, तो 34 से 66 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 34 के अंदर क्या करें +32 कर दें तो 34 और 32 हो जाएगा 66 है। अब हमसे पूछा गया है कि 66 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि पहले क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ +4, फिर क्या हुआ +8, फिर क्या हुआ +16, फिर क्या हुआ +32 है। अब आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहले क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ +4, फिर क्या हुआ +8, फिर क्या हुआ +16, फिर क्या हुआ +32 है। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या कैसे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 से कितना हुआ 4, तो 2 से 4 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है 2 का 2 गुना किया गया है, 2 का 2 गुना होता है 4। फिर देखिए 4 से 8 बन रहा है कैसे, तो यहाँ पर क्या किया गया है यहाँ पर 4 का 2 गुना किया गया है। उसके बाद में देखिए 8 से कितना हो रहा है 16, तो यहाँ पर 8 से 16 कैसे किया गया है, यहाँ पर 8 का 2 गुना किया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 16 से कितना हो रहा है 32 है, तो 16 से 32 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है 16 का 2 गुना किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 32 से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी 32 से अगली संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर सभी के अंदर क्या हुआ है गुणा 2 हुआ है, तो यहाँ पर हम आगे भी क्या कर देंगे गुणा 2 कर देंगे। तो 32 का गुणा 2 से करेंगे तो 32 2 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी कि हम 66 के अंदर +64 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 66 के अंदर +64 करेंगे तो 66 और 64 कितना हो जाएगा, तो 66 और 64 हो जाएगा 130, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 130 है। अब हमें देखना है कि 130 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 130 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे भाई ये तो था इस सीरीज को सोल्व करने का पहला तरीका। अब देखिए इससे भी आसान है दूसरा तरीका, तो उस दूसरे तरीके को आप समझिए। यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, तो वो देखिए हमें क्या करना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए दूसरे तरीके से यहाँ पर 4 से 6 कैसे बनाया जा सकता है, तो 4 से 6 बनाया जा सकता है कैसे, यदि हम क्या करें इस 4 का पहले तो 2 गुना कर दें और इसमें से 2 को घटा दें तो यहाँ पर कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 8 में से 2 को निकालेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6। उसके बाद में देखिए 6 से कितना बन रहा है 10 से, तो 6 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी यदि हम क्या करें 6 का 2 गुना कर दें तो 6 का 2 गुना कितना होता है 12 होता है, और इस 12 में से यदि हम -2 कर दें तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 10, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10 से कितना बन रहा है 18, तो 10 से 18 कैसे बनेगा। तो यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें 10 का 2 गुना कर दें और इसमें से -2 कर दें तो 10 का 2 गुना होता है 20 और 20 में से 2 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब यहाँ पर आगे देखिए 18 से कितना बन रहा है 34 है, तो 18 से 34 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी यदि हम क्या कर दें इस 18 का पहले क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसमें से क्या कर दें -2 कर दें, तो 18 2 कितना हो जाएगा 36, 36 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 34, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आगे देखिए 34 से यहाँ पर कितना बन रहा है 66 है, तो 34 से 66 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए मेरे भाई
यदि हम क्या करें 34 से 66 बनेगा कैसे, यदि इस 34 का क्या कर दें 2 से गुणा कर दें और इसमें से -2 कर दें तो यहाँ पर देखिए 34 दुआ हो जाएगा 68 और 68 में से 2 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना 66। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से आगे हमें बताना है कि 66 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लॉजिक लगा है क्या, यानी कि आरंभिक संख्या से अगली संख्या लाने के लिए पहले उस संख्या का 2 से गुणा किया गया है और जो संख्या आई है उसमें से -2 करके अगली संख्या लिखी गई है। तो 66 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो पहले तो इस 66 का क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी उसमें से -2 कर देंगे। तो मेरे भाई 66 का 2 गुना कितना होता है, तो 66 का 2 गुना होता है 132 और 132 में से यदि हम -2 कर देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 130, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 130 और ये 130 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरे प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा तरीका भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में यदि HE बराबर 40 और GO बराबर 105 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BAND को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है। यदि ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखे तो इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। कैसे, तो वो देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको क्या बोला गया है, यहां पर आपको बोला गया है कि HE बराबर कितना लिखा गया है, तो HE बराबर लिखा गया है 40। उसके बाद में यहां पर आगे देखिए, आगे बोला गया है कि GO बराबर लिखा गया है 105। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि HE बराबर यहां पर 40 कैसे लिखा गया है। उसके बाद में आपको यहां पर देखना है कि GO बराबर यहां पर 105 कैसे लिखा गया है। उसके बाद में हम बताएंगे कि BAND को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। जैसे यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या है H है, तो H का नंबर कितना होता है, तो H आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है। फिर क्या है E है, तो मेरे भाई E कितने नंबर पर आता है, तो E आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। अभी इन दोनों संख्याओं से यहां पर 40 कैसे बनाया जा सकता है, तो वो देखिए यदि हम क्या करें 8 और 5 को आपस में गुणा करें तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहां पर देखिए 40 आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि GO बराबर यहां पर 105 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर GO का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई G कितने नंबर पर आता है, तो G आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर है। फिर क्या है O कितने नंबर पर आता है, तो O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 15 7 कितना होता है, तो मेरे भाई 15 7 होता है 105। और ध्यान से देखिए 105 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि BAND को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हां सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं कि BAND को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो BAND ये जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है B, उसके बाद में है A, उसके बाद में है N और उसके बाद में है D। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इनका नंबरिंग करेंगे। तो देखिए B का नंबर होता है 2, फिर क्या है A का नंबर होता है 1, फिर क्या है N का नंबर होता है 14, फिर क्या है D का नंबर होता है 4। अब इन सभी को आपस में गुणा करिए। तो यहां पर देखिए 2 एकम 2, फिर देखिए 2 का गुणा 14 के साथ में करेंगे तो 14 दुआ कितना हो जाएगा 28 और 28 चौका कितना हो जाएगा, तो 28 चौका हो जाएगा 112, यानी कि BAND को लिखा जाएगा 112। अब हमें देखना है कि 112 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 112 हमें दिया गया है ऑप्शन D के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन D हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 3500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए, यानी कि 35 रुपए के अंदर आपको 3500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों का पीडीएफ मिलने वाला है। और ये 3500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इन प्रश्नों को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 476 का संबंध है 34 के साथ में, तो 435 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ट्रिक क्या है, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखना है कि 476 से यहां पर 34 कैसे लिखा गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर बताएंगे कि 435 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर लॉजिक लगाया गया है। क्या सबसे पहले 476 से यहां पर 34 लाने के लिए क्या किया गया है, 476 की पहली दो संख्याओं को तो आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो यहां पर देखिए 476 की पहली दो संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या है 4 और दूसरी है 7। तो इन दोनों संख्याओं को तो आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। और जो ये तीसरी संख्या 6 है उसको इसके अंदर जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 4 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 4 सत्ते हो जाएगा 28। ठीक है, और उसके अंदर बच गया कितना, +6। तो 28 के अंदर +6 करेंगे तो 28 और 6 कितना हो जाएगा, तो 28 और 6 हो जाएगा 34। और ध्यान से देखिए 34 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो अब हम आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि 435 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो हां सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, 435 की पहली दो संख्याओं को तो आपस में गुणा करेंगे और जो तीसरी संख्या 5 है उसको उनके अंदर ऐड कर देंगे। तो पहली दो संख्या है कौन सी, तो पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 3। तो इन दोनों को तो आपस में गुणा कर देंगे और जो तीसरी संख्या 5 है उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए 4 तिये कितना हो जाएगा, तो 4 तिये हो जाएगा 12 और जो ये 5 बच गया इसको इस 12 के अंदर ऐड कर देंगे। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, तो 12 और 5 हो जाएगा 17। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 17। अब हमें देखना है कि 17 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 17 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 4 का संबंध है 12 के साथ में, तो 5 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो एक काम कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है, तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए एग्जाम में तो क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देखना है कि 4 से यहां पर 12 कैसे बना है। तो अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 4 से 12 यहां पर बनाया जा सकता है कैसे। यदि हम इस 4
4 का गुणा कर दें 3 के साथ में तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे किसके अंदर, 5 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से 12 आया, यानी कि 4 का गुणा 3 के साथ में किया तो आ गया 12। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 15 हमें किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे फटाफट से, तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर लॉजिक लगाया गया है क्या, यानी कि यहाँ पर 4 से 12 कैसे बना है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले इस 4 का किया गया है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 16 होता है। और इस 16 में से इसी 4 को क्या किया गया है, घटाया गया है। तो 16 में से 4 को घटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 12। और ध्यान से देखिए 12 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम 5 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर इस 5 का करेंगे पहले स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 25। ठीक है, और इस 25 में से क्या करेंगे, इसी 5 को कम कर देंगे। तो 25 में से 5 को कम कर देंगे तो यहां पर बचेगा 20, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 20। अब हमें देखना है कि 20 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 20 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये छठा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये शब्द दिया गया है मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक विकल्प को चेक करना है। जैसे हम सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है GAME। इन सभी लेटर को हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट शब्द के अंदर देखेंगे कि ये वाले अल्फाबेट लेटर हमें इसके अंदर दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। दिए गए हैं तो ये विकल्प बनाया जा सकता है और नहीं दिए गए हैं तो ये वाला विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ऑप्शन ए में है जी, उसके बाद में ए, फिर है एम, फिर है ई। तो यहां पर हम मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, जी हमें दिया गया है, उसके बाद में देखिए ए हमें दिया गया है, उसके बाद में फिर क्या है, एम है तो एम हमें दिया गया है, फिर क्या है ई हमें दिया गया है। तो ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि नहीं बनाया जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है TEAM। चेक करेंगे ये वाले लेटर, तो यहां पर देखिए टी हमें दिया गया है, उसके बाद में क्या है ई हमें दिया गया है, फिर क्या है ए यहां पर देखिए दिया गया है, फिर क्या है एम, तो यहां पर ध्यान से देखिए एम भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो मेरे भाई ऑप्शन सी में आपको क्या दिया गया है वो देखिए, यहां पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है MANAGE। अब ये वाले लेटर इसके अंदर चेक करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पहला लेटर है ऑप्शन सी के अंदर एम, तो यहाँ पर देखिए एम दिया गया है, फिर क्या है ए, तो यहाँ पर देखिए ए भी दिया गया है, फिर है एन, तो यहाँ पर देखिए एन भी दिया गया है, फिर है ए, तो यहाँ पर देखिए ए भी दिया गया है, फिर है जी, तो यहाँ पर देखिए जी भी दिया गया है, फिर क्या है ई, तो यहाँ पर देखिए ई भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो मेरे भाई ऑप्शन डी में हमें क्या क्या दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है
SAGE। अब इन सभी लेटर को यहाँ पर चेक करेंगे तो मेरे भाई ध्यान से यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर पहला लेटर है S, और यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट शब्द के अंदर कहीं पे भी आपको S लेटर नहीं दिया गया है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन डी वाला विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, और आपके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सातवां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर 20 कैसे आया है। यानी कि प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में आपको देखना है कि फर्स्ट में यहाँ पर 20 कैसे आया है, उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 35 कैसे आया है। यानी कि पहली पंक्ति में यहाँ पर 20 और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 35 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पहली पंक्ति में पता लगाना है कि यहाँ पर बीच में 20 कैसे आएगा। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर इस 7 का इस 28 के अंदर भाग दिया गया है। तो यहां पर देखिए 28 के अंदर क्या करेंगे, पहले देंगे 7 का भाग, तो ये चला जाएगा कितने बार, ये चला जाएगा 7 चौके 28, यानी कि 7 का भाग 28 में देंगे तो आएगा 4, और इस 4 का यदि हम क्या कर दें 5 से गुणा कर दें तो 5 चौक हो जाएगा 20, और ध्यान से देखिए 20 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता लगाएंगे कि सेम इसी प्रकार से यहां पर सेकंड पंक्ति में यहां पर 35 इसी प्रकार से आया है क्या। तो क्या करेंगे, इस 12 का भाग देंगे सबसे पहले 84 के अंदर। तो यहां पर देखिए 84 के अंदर भाग देंगे कितने का, 12 का, तो कितने बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा मेरे भाई कितने बार, 7 बार, यानी कि 12 संते 84। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इस 7 का सेम इसी 4 की तरह 5 के साथ में गुणा कर देंगे, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 35 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो अब हम यहाँ पर आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी, तो आंसर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 9 का भाग देंगे इस 45 के अंदर है। तो यहां पर देखिए 45 के अंदर भाग देंगे कितने का, 9 का, तो कितने बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 9 पंजे 45, यानी कि 5 बार। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस 5 का गुणा कर देंगे 5 के साथ में, तो 5 25 हो जाएगा, यानी कि 5 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 25, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 25 है। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस समीकरण के अंदर इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प को रख के चेक करना है। इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो समीकरण में आपको एक एक ऑप्शंस को रख के चेक करना होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला प्रश्न सोल्व होने वाला है ऑप्शन सी से। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन सभी को एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में आपको बोला गया है कि माइनस के स्थान पर प्लस रखना है और प्लस के स्थान पर माइनस रखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कर देंगे प्लस है। अब जो नया समीकरण बनेगा उसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनेगा क्या, यहाँ पर 10 है, उसके बाद में प्लस के स्थान पर माइनस कर देंगे, आगे है 5, फिर है भाग, फिर है 10, फिर है गुणा में 8, तो यहाँ पर गुणा में 8 है, फिर क्या है माइनस, माइनस के स्थान पर हो जाएगा प्लस, फिर है
है 10 और 10 के बराबर में यहाँ पर कितना है 16। ठीक है, सोल्व करेंगे बोडमास के नियम के अकॉर्डिंग। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, ब्रैकेट को सोल्व, लेकिन ब्रैकेट तो है नहीं, फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे पहले 5 के अंदर, भाग के बाद में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 10 है, उसके बाद में माइनस है, 10 का भाग देंगे 5 में, तो यहाँ पर जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5/10 है। फिर क्या है, गुणा में 8 है, फिर क्या है, प्लस में 10 है, और बराबर में कितना है 16। ठीक है, इसको सोल्व करिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये कट जाएगा 5 एकम 5, ये कट जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 4 दूना के 8। ठीक है, नया समीकरण यानी कि यहाँ पर अब बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा 10, फिर है माइनस, फिर क्या है 4, फिर आगे कितना है प्लस का 10, और बराबर में कितना है 16। अब यहाँ पर जो प्लस का है उसको जोड़ दीजिए, और जो माइनस का है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 10 है, और यहाँ पर प्लस का 10 है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, तो 10 और 10 हो जाएगा 20। फिर क्या बच गया, माइनस का 4, और बराबर में 16। ठीक है, अब यहां पर देखिए 20 में से 4 चला जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 16, और इसके बराबर में बच जाएगा 16, यानी कि आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि 8वें प्रश्न के अंदर हम क्या करेंगे, यदि ऑप्शन सी को चूज कर लें, यानी कि समीकरण को सोल्व करने के लिए ऑप्शन सी के चिन्हों को हम इस समीकरण के अंदर रख दें, तो यह समीकरण सोल्व हो जाएगा। और यहां पर 8वें प्रश्न के अंदर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है मिनट, उसके बाद में है दिन, और उसके बाद में क्या है, महीने। इन शब्दों से हमें वेन डायग्राम तैयार करना है। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई यहां पर देखिए, मिनट है, दिन है और महीने है। तो इन सभी में से सबसे छोटा क्या है, तो इन सभी में से सबसे छोटा है मिनट। तो पहला आरेख हम बना देंगे किसके लिए, मिनट के लिए। अब मेरे भाई मिनट से बड़ा क्या है, दिन है, यानी कि मिनट मिलकर क्या बनाते हैं, घंटा, और घंटा मिलकर क्या बनाते हैं, मेरे भाई दिन बनाते हैं। ठीक है, तो मिनट से बड़ा हो जाएगा दिन, तो यहाँ पर दिन के अंदर आ जाएगा कौन, मिनट। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दिन के बाद में क्या है, महीने। तो मेरे भाई दिन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, महीनों का निर्माण करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए महीने के अंदर आ जाएगा दिन, यानी कि आपका 100% सही वेन आरेख बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि 10वां प्रश्न भी आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है लेखन सामग्री, पेंसिल और आलू का सही वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, और यदि यह ट्रिक आपको याद है तो आप वेन डायग्राम वाले प्रश्न को एग्जाम में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई इन सभी को एक बार यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो करना क्या है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए पहला शब्द है लेखन सामग्री, दूसरा शब्द है पेंसिल और तीसरा शब्द है आलू। तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर आपस में रिलेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द है लेखन सामग्री और दूसरा शब्द है पेंसिल, तो क्या इन दोनों के
के बीच में कोई रिलेशन है? तो आंसर इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो वो देखिए जो पेंसिल होती है वो एक क्या होती है? लेखन सामग्री होती है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? पेंसिल और आलू के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या पेंसिल और आलू के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पेंसिल और आलू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पेंसिल एक लेखन सामग्री है और आलू एक क्या है? सब्जी है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? लेखन सामग्री और आलू के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या लेखन सामग्री और आलू के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, लेखन सामग्री और आलू के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अब इतना हमें पता चल गया तो अब हम आसानी से यहाँ पर वेन डायग्राम तैयार कर सकते हैं। कैसे? तो वो देखिए अभी आपने बोला कि जो पेंसिल होता है वो एक क्या होता है? लेखन सामग्री होता है। तो पहला आरेख हम बना देंगे किसके लिए? लेखन सामग्री के लिए। अब लेखन सामग्री है कौन सा? तो यहाँ पर है पेंसिल, तो पेंसिल आ जाएगा लेखन सामग्री के अंदर। ठीक है, फिर आपने बताया कि पेंसिल और आलू का आपस में कोई संबंध नहीं है। फिर आपने यहां पर भी बताया कि लेखन सामग्री और आलू के बीच में भी कोई संबंध नहीं है, यानी कि पेंसिल और लेखन सामग्री से अलग हो जाएगा कौन? आलू। यानी कि आपका सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो इस टाइप का वेन डायग्राम आपको दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।